नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीशा यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम शामिल है। भाजपा की ओर से जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम धामी को प्रचार की बेहद अहम जिम्मेदारी दी गई है। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सीएम धामी ने कहा कि भाजपा की भारी बहुमत के साथ जीत होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ा। धारा 370 लागू होने से जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था खराब थी, वहीं धारा 370 को हटाने पर वहां पर शांति व्यवस्था कायम हुई है। जम्मू और कश्मीर के अंदर हमारी पार्टी का जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके समय से एक संकल्प था कि देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, देश के अंदर एक प्रधान होना चाहिए, पूरे देश के अंदर एक ही राष्ट्र ध्वज होना चाहिए। इस अवधारणा को लेकर देश के अंदर अनेक प्रयास और प्रयत्न होते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर को बचाने के लिए हुआ, एक ध्वज के लिए हुआ, एक विधान के लिए हुआ, एक प्रधान के लिए हुआ। सच में उस सबको जो है धरातल पर उतारने का काम, उनके सपनों का कश्मीर बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और जम्मू कश्मीर वासियों के लिए ये बड़ा अवसर है कि पहली बार इस अवधारणा के तहत एक निशान, एक प्रधान और एक विधान के अंतर्गत पहली बार चुनाव हो रहा है। और पिछले लोकसभा के चुनाव में जम्मू और कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था का प्रदर्शन करते हुए 58% मतदान किया। और इस बार भी चुनाव को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है और कश्मीर और जम्मू के लोग विकास चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और धारा 370 देश के अंदर, कश्मीर के अंदर लागू होने से जम्मू और कश्मीर में आज शांति हुई है। आज वहां पर टेररिज्म बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ गया है और टूरिज्म वहां का बढ़ गया है। पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी, आतंकवादी घटनाएं होती थी, अलगाववादी घटनाएं होती थी, जिहाद की घटनाएं होती थी, वो घटनाएं समाप्त हो गई हैं। तो लोग शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, इसलिए लोग डबल इंजन को चुनेंगे। और मैंने तो देखा है जम्मू में, मैं जिन कार्यक्रमों में भी शामिल हुआ, लोगों में अपार उत्साह है और लोग भाजपा को चुनना चाहते हैं। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिल भारतीय संस्कृत गोष्ठी में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने संस्कृत को बढ़ावा देने वाली संस्था संस्कृत भारती की ओर से हरिपुर कला के श्री व्यास आश्रम में 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में देश भर से संस्कृत के कई विद्वान पहुंचकर संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। कई विधायी कार्य भी संस्कृत भाषा में करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि संस्कृत जन जन तक पहुंचे और सिर्फ पूजा पाठ की भाषा बनकर न रह जाए। हमेशा ये प्रयास रहेगा कि ये देव भाषा संस्कृत हमारे यहाँ जन जन की भाषा बने। राज्य के अंदर इनके प्रचार प्रसार के लिए हम पहले से बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास और तेजी से होंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी हमारी ये जो देव भाषा संस्कृत है, ये केवल पूजा पाठ तक ही सीमित न रहे, बल्कि आम बोलचाल की भाषा बने, जन जन की भाषा। उत्तराखंड के प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने विधानसभा का जब सत्र गैरसैंण में आयोजित हुआ था, तो वहाँ भी इस प्रकार का एक सभी को जो है भाषा सीखने के लिए होनी चाहिए, भाषा का सीखने का प्रयास करना चाहिए। एक हमने अधिवेशन में एक अलग से भी एक औपचारिक रूप से सेशन भी किया था। और इसके साथ साथ बस अड्डे हैं, एयरपोर्ट है, या जो हमारे सार्वजनिक स्थान हैं, उन स्थानों पर हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी लिखने का हम लोग जो है ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल का लक्ष्य यही है कि संस्कृत भाषा अपने आप में एक मानवीय भाषा के रूप में है और शिक्षा नीति ने 24 बार संस्कृत शब्द का प्रयोग इस नीति में किया है और बार बार भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृत ज्ञान परंपरा इन शब्दों का भी उल्लेख किया है। केवल भारत ही नहीं, विश्व की सभी भाषाओं के साथ इसका संबंध है। तो लोग
आज जो एक हिंसा की प्रवृत्ति, पर्यावरण के नाशीकरण की प्रवृत्ति अथवा मानवीयता को समाप्त करने की जो प्रवृत्ति, यहाँ परस्पर जो संघर्ष है वो दूर होकर जो एक सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखियों का जो बात है। भाजपा पीएम मोदी और सीएम धामी के जन्मदिन के साथ सेवा पखवाड़े की शुरुआत करने जा रही है। इस दौरान गोष्ठियों, प्रदर्शनियों, स्वास्थ्य शिविरों, रक्तदान शिविर, मैराथन दौड़ आदि विभिन्न कार्यक्रमों का व्यापक स्वरूप में आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए संगठन की प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया गया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में संगठन आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के सभी कार्यक्रमों को संचालित किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर सेवा पखवाड़ा के लिए प्रदेश समिति का गठन किया गया है। हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाला गौला पुल लगातार तेज बहाव के चलते खतरे में आ गया है। पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया और यह पुल न सिर्फ पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले को जोड़ता है, बल्कि नेपाल बॉर्डर को भी जोड़ने वाला एकमात्र पुल है। फिलहाल पुल का एक हिस्सा टूटने से अनिश्चित काल के लिए आवागमन बंद कर दिया गया। साथ ही रेलवे लाइन को भी अब बड़ा खतरा हो गया है। लगातार वहां भूस्खलन हो रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के पास भी भूकटाव हो रहा है, जिससे स्टेडियम को खतरा बना हुआ है। फिलहाल एक्सपर्ट एजेंसी द्वारा निरीक्षण के बाद पानी कम होने पर इस पुल के रिपेयरिंग का काम शुरू किया जाएगा। देखिए, प्रकृति की मार है, दैवीय आपदा है, हम लोगों को ये झेलनी ही पड़ती है। पिछले साल भी पुल पर ऐसे ही खतरा बना हुआ था। आपको पता होगा कि उस समय 3-4 बार तो मैं आया और स्वयं मुख्यमंत्री जी को हमने कहा, 2 बार वो यहाँ आए, एकदम से हमने ठीक कर लिया था। लेकिन इस बार हमको ये लग रहा है कि थोड़ा समय लगेगा। पुल बिल्कुल नीचे से जो उसके खंभे हैं खाली हो गए हैं और रेलवे में जो पिछली बार काम किया था वो इस बार काम आया, वरना पूरा स्टेशन चले जाता इस बार। रोड तो पूरी गई आगे को, लेकिन जो निर्माण किया था उस निर्माण ने काफ़ी हद तक रेलवे को रोका है, लेकिन वो भी धंस गए हैं। स्टेडियम के लिए बड़ा एक एस्टीमेट भेजा गया है 1 करोड़ का, तो फिलहाल एक जो इनिशियल स्टेज पर काम होने हैं उसके लिए वो स्वीकृति पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण भी किया था, वो स्वीकृत हो जाएगा। लेकिन बड़ा काम जो है स्टेडियम का वो करीब 1500-1600 करोड़ रुपए का है, 15-16 करोड़ रुपए का है। अभी नदी के दोनों तरफ तटबंध बना के नदी को शहर से बाहर तक कैसे किया जाए, इसकी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। इसमें चाहे IIT रुड़की हो या जो एक्सपर्ट हैं उसको सरकार देगी, मुझे ऐसा विश्वास है। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा आज। ये होना अनिवार्य हो गया है अब, क्योंकि किसी भी वर्षा के सीजन में बच पाना मुश्किल होगा अगर हम इसको परमानेंट क्योर नहीं करते हैं। तो उस पर हमारी सरकार पूरी तरह से सचेत है और जिस तरह से लोगों के लिए भला होगा वैसा करेंगे। राष्ट्रमंडल खेल में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उसका सीजन अलग। देखिए, कल शाम से ही NHAI के साथ यहाँ पर निरीक्षण किया गया था और NHAI ने जो हिदायत दी थी कि पुल को खतरा है और यातायात के लिए बंद किया जाए, तो कल साय से ही इसको बंद कर दिया गया था। और आज मॉर्निंग में कुछ हिस्सा यहाँ पे टूटा है और जैसे ही पानी कम होता है इसमें NHAI का स्टाफ यहीं पे है और इसमें सुरक्षा के कार्य यहाँ पे शुरू कर दिए जाएंगे। रेलवे लाइन को भी खतरा हो गया, इंटरनेशनल स्टेडियम को भी इससे खतरा कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। देखिए, रेलवे के अधिकारी भी यहाँ पे आए हुए हैं और उनके द्वारा भी जो सुरक्षा उपाय किए जाने हैं उसको लेकर अभी विचार विमर्श हो रहा है और वन विभाग के साथ जो वार्ता करने के उपरांत जो भी सॉलिड समाधान होंगे। NHAI क्या देख रहा है, आगे भी कुछ खतरा है, पिलरों को भी क्या कुछ खतरा है? देखिए, अभी पुल का कुछ हिस्सा टूटा है और निरीक्षण अभी जो इनके ब्रिज इंजीनियर हैं वो आए हुए हैं और उनके द्वारा निरीक्षण करने के उपरांत जो सलाह दी जाएगी इसके बचाव के लिए वो उससे किया जाएगा। यातायात कब तक बंद रहेगा, आवागमन किस तरह? जैसे ही इसका कार्य पूर्ण किया जाता है, जैसे सुरक्षात्मक उपाय पूर्ण कर दिए जाएंगे तो यातायात के लिए तब खोल दिया जाएगा। गाड़ियों को कहाँ से भेजा जा रहा है? गाड़ी फिलहाल काठगोदाम वाला पुल चालू कर दिया गया है और जितना भी चोरगलिया और अन्य स्थानों को जाने वाला यातायात है वो उस
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार में मंत्री गणेश जोशी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए हरीश रावत ने कहा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में फंसे हुए हैं और इसके बावजूद वह दिल्ली और प्रदेश सरकार के चहेते हैं। इससे बीजेपी का असली चेहरा उजागर होता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा शुरू की गई केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा का समापन हो चुका है। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर राजनीतिक दलों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जहां कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा के माध्यम से केदारनाथ सीट को साधने में लगी है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस की इस यात्रा को निराधार बता रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि केदारनाथ धाम की शिला को कोई भी कहीं नहीं ले जा सकता। कांग्रेस के लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, जिस वजह से इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन धीरे धीरे खोती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष करण मारा नियुक्तियां करते हैं और उस नियुक्तियों को बिना AICC की संस्तुति के करते हैं, उसको शैला इसको इनकी प्रदेश प्रभारी रद्द कर देती है, तो इसमें इतने ज्यादा घोर बेइज्जती का इनको इस समय सामना करना पड़ रहा है। इस कारण इनके मानसिक असंतुलित हो चुके हैं और मानसिक रूप से ये बीमार हो चुके हैं, तो इस प्रकार की बातें करते हैं। अब ये मानसिक बीमारी के शिकार नहीं है तो और क्या कहेंगे। जिस बाबा केदारनाथ की वहां पर शिला रखी गई है, उसको कोई क्या तोड़कर कहीं पर लेके जा सकता है? ये इनकी मानसिक विकलांगता का परिचय दे रहे हैं ये। और जिस प्रकार से ये कह रहे कि हमने केदारनाथ बाबा में जल चढ़ाया, बहुत अच्छा काम किया, आपको जल चढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि जो जो उल्टे कर्म आपके रहे हैं, अब तक सनातन संस्कृति को आप मानते नहीं आए हैं। और कहा जाएगा, और बिल्कुल उचित कहा जा रहा है कि हीरे की सैया पर सोने वाले आज जमीन पर उतरे हैं। तो इस तरीके की जो ये कर रहे हैं चीजें, ये दर्शा रहा है कि अब इन्हें सनातन की संस्कृतियों पर विश्वास है। और मैं प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी से ये भी पूछने जाती हूँ कि आपके आला नेता ये कहते दिखाई देते हैं कि कांग्रेस ये लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तो पूरे रास्ते आप क्या करते हुए गए, ये भी जरूर से बताइएगा। तो आरोप लगाना जो लगा रहे हैं, उस आरोप में कोई तथ्यपूर्ण बातें हो तब आरोप लगाएं तो शोभा देता है। और जो दूसरी बात ये कह रहे QR कोड वाली, तो वो मामला भी पूरी तरीके से साफ किया जा चुका था, लेकिन जो हरकतें हैं इनकी वो इस प्रकार की रहेगी। और जो तीसरा चौथा आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर केदारनाथ बाबा में निर्माण का कार्य हो रहा है, तो प्रभु निर्माण नहीं करेंगे वो क्षतिग्रस्त चीजों को जो आप नहीं कर पाए थे आपदा के बाद, तो और क्या करेंगे? मंदिर की स्थिति उसी तरीके से जर्जर छोड़ दी जाएगी। तो वो विकास हो रहा है और विकास होता रहेगा, क्योंकि बाबा की नगरी है। बाबा की नगरी क्या जर्जर छोड़ दी जाए आपदा के बाद से? ये सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर। महिला कांग्रेस के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर महिला कांग्रेस ने अपनी मेंबरशिप लॉन्च की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के आह्वान पर पूरे देश में महिला कांग्रेस की मेंबरशिप लॉन्च की जा रही है, जिसके बाद यह लक्ष्य रहेगा कि किस तरह से ज्यादा महिलाओं को अपने संगठन से जोड़ा जा सके, ताकि महिला कांग्रेस का जो विंग है उसको मजबूत किया जा सके। क्योंकि जिस तरह से महिला अपराधों में इजाफा हुआ है, उससे कहीं न कहीं महिला कांग्रेस का एक मुद्दा भी मिल गया है। सदस्यता अभियान है, क्या किस तरह से प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, आज हम लोगों ने ये प्रदेश स्तर पे लॉन्च करा और साथ में हमारे प्रत्येक जिला अध्यक्ष आज जिला स्तर पे इसको लॉन्च कर रही है। एक हफ्ते बाद हम उसको ब्लॉक स्तर पे लेके जाएंगे, ब्लॉकों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको लॉन्च किया जाएगा। और उसके बाद हम लोग बूथ स्तर तक महिला कांग्रेस को की सदस्यता महिलाओं को दिलाने का काम करेंगे, उनको अपने संगठन से जोड़ने का काम करेंगे। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश में खुद हर विधानसभा में जाऊंगी। हर विधानसभा में हम लोग एक महिलाओं का सम्मेलन करेंगे। महिला का जो हमारा जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है और हमारी जो कार्यकारिणी की महिलाएं, हम लोग वहाँ पर मीटिंग करेंगे। वहाँ से हम हर विधानसभा में सदस्यता।
जनपद वासियों को गैस सिलेंडर की उपलब्धता पर्याप्त तरीके से हो, इसके लिए जिला पूर्ति विभाग लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है। इसी क्रम में विभिन्न माध्यमों से निरंतर निर्धारित मात्रा में गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं किए जाने की शिकायत पर देहरादून जनपद के विभिन्न गैस एजेंसी और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। इस बात पर देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में हम 57 सिलेंडर जब्त कर चुके हैं और कई लोगों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि गैस एजेंसी में निरीक्षण के दौरान पर्याप्त फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं पाए गए, जिसके लिए उन्हें चेतावनी दी गई ताकि कोई हादसा होने पर तुरंत उसे रोका जा सके। जिले में गैस की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखी जाए और कंज्यूमर्स को उचित मात्रा में गैस मिले और जो गैस रिफिलिंग की करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई, ये 3 पॉइंट हमारे सूत्र हैं, इन पर हम काम कर रहे हैं। हम ये हॉकर्स को चेक कर रहे हैं कि वो गैस की सप्लाई कंज्यूमर्स को पूरी 14 किलो 200 ग्राम की उसमें करें। साथ ही जो घरेलू गैस का उपयोग जो व्यावसायिक कमर्शियल एक्टिविटीज वाले कर रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट वाले कर रहे हैं, उन पे अंकुश लगाना और साथ में जो है अगर कोई रिफिलिंग का धंधा कर रहे हैं तो वो एक खतरनाक काम है, तो उसको भी रोकना। इन तीनों पे हमारी कार्रवाई चल रही है। एक हफ्ते से हम इस कार्रवाई को कर रहे हैं और अभी तक 57 सिलेंडर हम जो है जब्त कर चुके हैं, 57 सिलेंडर हम जब्त कर चुके हैं और कई लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है और अभी उनके सिलेंडर जब्त करके और उन पे आगे कड़ी कार्रवाई के लिए विचार किया जा रहा है। और कल इसी क्रम में हमने एक गैस एजेंसी भी चेक कराई और उनके गैस तो उनकी सही पाई उसमें डिलीवरी वैन में, और लेकिन जो है उनके पास फायर सेफ्टी का इंतजाम था वो पर्याप्त नहीं था, तो उसको गैस एजेंसी वाले को कहा गया कि भाई आप गैस जो है सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रखें, रेत बाल्टी, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह प्रॉपर तरीके रखें, क्योंकि ये जो है ज्वलनशील पदार्थ है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जनपद वासियों को अनुरोध करूंगा कि अपनी जो गैस उनके पास आ रही है तो वो हॉकर जो वेइंग मशीन लेकर आते हैं, तराजू लेकर आते हैं, उससे तुलवा कर प्राप्त करें और कहीं यदि गैस की कालाबाजारी हो रही है, दुरुपयोग हो रही है तो उसकी शिकायत करें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो है हमने इस प्रोग्राम को हम आगे चला रहे हैं और ये प्रयास करेंगे कि इसे हम डेली बेस पे डेली प्रतिदिन कहीं ना कहीं पूरे जिले में करें आकस्मिक रूप से, तभी इन पर अंकुश लग पाएगा और ये जो है इस पर अंकुश लगाना हमारी प्रतिबद्धता। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल नगर निगम देहरादून पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निगम के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करने और शहर में चली आ रही पार्किंग की समस्या के समाधान पर मंथन किया गया। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि बैठक में मैकेनिक ऑटोमेटिक पार्किंग बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। उन्होंने कहा कि शहर में जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रहा है उसके लिए मैकेनाइज्ड पार्किंग सही विकल्प है। साथ ही कहा कि मैकेनाइज्ड पार्किंग के लिए शहर में कुछ जगहें चिन्हित की गई है जिनका सर्वे भी हो चुका है। पब्लिक एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग हम सब अवगत हैं कि हमारा ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, पार्किंग स्पेसेस नहीं है शहर में। सो वहाँ पर जो अगला इवॉल्व्ड कंसेप्ट है वो मैकेनिकल ऑटोमेटेड पार्किंग का है, जहाँ पे वी गो वर्टिकल। सो जो हमारी स्पेस 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाती है एंड दे आर टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, कॉस्ट इफेक्टिव हैं एज कम्पेयर टू सिविल पार्किंग। और उनको कल को अगर हमारा प्लान है उस एरिया को रीडेवलप करने का, वहाँ पे कोई और अन्य प्रयोजन लाना है तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है बहुत इजीली। उन स्ट्रक्चर्स को कन्वीनियंटली कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता है और उसमें किसी भी तरह की क्षति नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई सिविल वर्क हमारा रिक्वायर्ड होता नहीं है। सो इसी के मद्देनजर आज ज्वाइंट मीटिंग थी ट्रैफिक पुलिस, पीडब्ल्यूडी, निगम और प्रशासन के बीच में। उसमें कई सारे पॉइंट्स शहर में चिन्हित किए गए हैं
उनकी सर्वे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एक डिटेल प्लान तैयार होने के पश्चात पब्लिक कंसल्टेशन की जाएगी विद अवर ऑनरेबल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एरिया, और उसमें फिर शासन से विधिवत अनुमतियां लेकर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नगर निगम कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड बनने शुरू हो चुके हैं। पिछले काफी लंबे समय से इसकी मांग उठ रही थी। अब लगभग 800 परिवारों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि इससे नगर निगम कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में देहरादून पहला ऐसा शहर है जहां पर नगर निगम कर्मचारियों के लिए गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। गोल्डन कार्ड बनने से नगर निगम कर्मचारियों में भी खासा खुशी देखने को मिल रही है। तो लोग हैं जो हमारे कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर हैं जिनके गोल्डन कार्ड बनने थे, इसके लिए हमारे एसएफओ साहब के द्वारा और हमारे यूनियन से सत्येंद्र जी के द्वारा काफी प्रयास किया गया। इसके उपरांत हमको गोल्डन कार्ड बनाने की अनुमति मिली और आज से ये कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हमारे 800 लोगों को, 800 परिवारों को इसका त्वरित लाभ। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद प्रदेश भर में 297 सड़कें बंद है। कुमाऊं में अत्यधिक बारिश होने की वजह से एसडीआरएफ की टुकड़ियों को ऋषिकेश से टनकपुर की ओर डिप्लॉय किया गया है। प्रदेश में बारिश के कारण कुमाऊं के टनकपुर, पिथौरागढ़ और चंपावत में बाढ़ जैसे हालात है। भारी बारिश के चलते चंपावत के पास कुछ गांव में पानी घुसने की खबर है। बैरीनाग में 6 मकान भूस्खलन की चपेट में आए। बारिश से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र का निरीक्षण भी किया था। जी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में कल मेरे द्वारा डीएम से बात की गई थी, सभी डीएम से वीसी ली गई थी। आज सुबह मेरे द्वारा पुनः वीसी ली गई डीडीएमओ के साथ में, और उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का कंट्रोल रूम में आगमन हुआ। उनके द्वारा भी सभी जिलाधिकारियों से वार्ता की गई। सभी से वार्ता करने के उपरांत ये पाया गया कि अभी तक स्थिति सब जगह सामान्य है। पिथौरागढ़ जनपद में बैरीनाग के पास में एक गांव में मलबा आया और उसके कारण 6 मकान ध्वस्त हुए हैं। एक पंचायत भवन और एक शौचालय ध्वस्त हुआ है। बाकी किसी प्रकार से लॉस की सूचना नहीं है। रास्ते बंद जरूर हुए हैं, मेजर रास्ते कई जगह बंद हुए हैं और खोलने की कार्रवाई चल रही है। जो भी रास्ते बंद हुए हैं, क्योंकि लगातार बरसात हो रही है तो रेस्क्यू अभियान में कार्य में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हो रही है और आज तक बरसात है अधिकांश जनपदों में। कल से नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी जगह मौसम साफ होने की संभावना है या बहुत अधिक बरसात नहीं होगी, और इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि मौसम कुछ सुधार होगा। मौसम में स्थिति पर नजर लगाए हुए हैं हम लोग। हमारा प्रयास है जब भी कहीं रास्ता बंद होता है तो त्वरित गति से राहत बचाव के कार्य कराए जाएं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर, सोन प्रयाग में हम ये बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।